में आई हूँ सर। हाँ कोई नहीं, बताओ। 2-3 साल हो गए छत गिरी है, मेरा कोई कमाने वाला है नहीं। कहाँ रहते हो? सरसेड़ी गाँव में। सरसिडी में? हाँ जी। चलो दे दो इनको 15,000 रुपये दे दो। मेरी प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां पर। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, इतना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल, राष्ट्रीय टीवी ग्रुप की ओर से आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आज हम हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो राजनीति में अपने ही मूल्य, अपने ही आयाम स्थापित किए। पहले एपिसोड में हमने देखा कि वो किस प्रकार से अपने स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को योगा करते हैं, अभ्यास करते हैं, और इसके साथ ही हमने बातचीत की विधायक के रूप में उनके सपनों के अंबाला छावनी की। कौन कौन से सपने साकार हो चुके हैं ये उन्होंने हमें पहले एपिसोड में बताया। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह भीड़ उमड़ रही है उनके अंबाला छावनी के शास्त्री नगर के निवास अपने अपने काम करवाने के लिए, और वो सभी को किस प्रकार से संतुष्ट करके भेजते हैं, ये बिल्कुल ही अजीबोगरीब अनोखा किस्म का एक नज़ारा है जो बहुत ही कम सियासतदानों में देखा जाता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको अनिल जी से, जो इस वक्त अपने नाश्ते की टेबल पर हैं। अनिल जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रीय खबर टीवी में। नमस्कार जी। अनिल जी, आपको गब्बर सिंह कहा जाता है, आपको बहुत ही निर्भय निर्भीक नेता कहा जाता है। हरियाणा के ही नहीं, पंजाब का बल्कि कैबिनेट में भी माना जाता है कि आप बड़ी साफ गोई से अपनी बात को कहते हैं। लेकिन आज तक कुछ ऐसा चर्चा है ऐसी कि वरिष्ठ मंत्री होते हुए भी बहुत सी, चाहे वो पुलिस की बातें हों या कोई स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ बातें हैं, हम आगे करेंगे तफसील से, उसमें आपकी अनदेखी होने की कुछ ऐसी चर्चा बनी रही है। और पिछले समय से आप जैसे व्यक्ति जो अंबाला से बाहर नहीं निकलते थे, ये भी सुना है कि वो दिल्ली दौरे भी आपने शुरू किए कुछ, तो ये क्या कोई नई राजनीतिक तब्दीली है, राजनीतिक वोटियां हैं, इसको हम किस रूप में लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अनदेखी करता हो, अनदेखी तो मेरी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो जनता के हित के काम करते हैं, और जनता के हित के काम की अनदेखी करके कोई राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता। जी जी। इसलिए मेरी अनदेखी नहीं कोई कर सकता जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मिलने की बात है तो नेताओं के साथ मैं बहुत पुराना पार्टी में हूँ, मेरे संबंध हैं सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ। मैं ठीक है कम आता जाता हूँ, लेकिन कभी कदार मैं मिलने चला जाता हूँ। लेकिन साहब, आप जो सुना है कि जेपी नड्डा से आप मिले हैं
और आपने कुछ अपनी जो शिकायतें हैं, जो आपको आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यहाँ पे ओपनली नहीं करते हैं, नड्डा साहब से आपने ऐसी कुछ बातें की हैं अधिकारियों के बारे में जो आपकी कोई बातचीत नहीं मानी जाती, या राजनीतिक स्तर पे आपको डाउन करने का प्रयास किया जाता है, ऐसी चर्चाएं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है। जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, जी जी, तभी से उनके साथ संबंध है। अक्सर मिलते रहते हैं, आते जाते भी मिलते रहते हैं, कोई उसमें राजनीतिक कोई उसमें पहलू नहीं है। जी जी। कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि मंत्रियों को पता भी नहीं होता, उनके विभागों के काम अब फैसले ऊपर लेवल पे लिए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, और क्या ये बातें सच हैं? ये नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का काम तो हमारे मार्फत ही होगा, दूसरा कैसे कर लेगा, हमारे मार्फत ही होते हैं। और अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री जो जेजेपी के आपके साथ में संगठन जुड़े हुए हैं, सरकार में गठबंधन में हैं, ऐसी चर्चाएं रही हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आप अपने आप ही तरतीब से बता देंगे तो अच्छा है कि दुष्यंत चौटाला के साथ बहुत से मामलों पे, बहुत से निर्णयों पे, या बहुत सी कार्रवाई जो है पुलिस की या एक्साइज डिपार्टमेंट की, उस पर आपके डिफरेंसेज रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दुष्यंत चौटाला से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, और जब ये गठबंधन नहीं था तब की भी मित्रता है, तो ऐसा मेरा उनके साथ कोई मतभेद नहीं है। सोनीपत का किस्सा था, एक्साइज टैक्सेशन का जो मामला था, शराब उन दिनों में बेचने के, जबकि पूरी तरह से महामारी चल रही थी, और उसकी इंक्वायरी कराएगी, राजीव अरोड़ा भी उसमें इन्वॉल्व थे इंक्वायरी में। लेकिन जैसे कहते हैं कि बिना दांत की इंक्वायरी तो होगी, लेकिन कोई पुलिस केस दर्ज नहीं होगा या उन पर आगे कार्रवाई नहीं होगी, ये बात कहाँ तक उचित है वीर साहब? देखिए, हमने इंक्वायरी करवा के दे दी, और उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लिया कि विजिलेंस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, तो विजिलेंस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और जो डिपार्टमेंटल था, जो पुलिस की जहाँ जहाँ पर गलती थी, उसके लिए हमने कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने कार्रवाई की है जी, जिसके साथ कार्रवाई तो की गई है उन लोगों पे जो डिफॉल्टर थे। हाँ जी। लेकिन ऐसी भी चर्चा रही है कि आपने इवन राजीव अरोड़ा के बारे में भी आपत्ति की है कि आपकी छवि खराब करने के प्रयास हुए हैं, कुछ ऐसी बातें इसी मामले को लेकर, इसी संदर्भ में ऐसी बातें होती हैं। नहीं, वो काम करते हुए अधिकारियों के साथ कई बातें हो जाती हैं, वो कोई पब्लिक करने वाली नहीं होती है, वो होती रहती हैं बातें ऐसे। लेकिन अब वाई पूर्ण कुमार का अगर मामला देखें, वो आपके शहर का ही मामला है। यहाँ पे मनोज यादव जो डीजीपी हैं, उनके खिलाफ एक उसने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले शिकायत दी, पहले तो एफआईआर नहीं हो रही थी, तो और उन्होंने कहा है कि दलित होने के नाते जो आईपीएस ऑफिसर है मिस्टर पूर्ण कुमार, वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बहुत सी जातियाँ हुई हैं, मेरे पे बहुत कई तरह के तशद्दुद किए गए हैं, और उनका आरोप मनोज यादव पर है। तो इसके बारे में क्यों मंदिर नहीं जाने देते, या उनके जो जातिगत बात है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मेरे साथ जाति हुआ। अगर वीर साहब, अगर आईपीएस ऑफिसर, दलित ऑफिसर, अगर उसको नहीं अन्याय मिल पाता तो आम दलित आदमी का क्या होगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक वाई पूर्ण कुमार का मामला है जी, वो जहाँ तो एज ए कंप्लेनेंट पुलिस के आगे है, उन्होंने अपनी दरखास्त एसपी को दी है, और एसपी ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। जहाँ उनका मामला कोर्ट में चल रहा है जी, कोर्ट ने उसमें कुछ हिदायतें दी हुई हैं, वो कोई मेरे पास तो कोई मामला है नहीं ऐसा, ना मेरे पास ऐसा मामला कोई आया है। आप चाहेंगे एक होम मिनिस्टर होने के नाते इस मामले का तह में जाएं, उसकी गहराई में जाए कि क्या है मामला? नहीं, अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट की हिदायतों के मुताबिक ही कोर्ट ने एसीएस होम को उनकी शिकायतें सुनने के लिए टाइम बाउंड किया है, तो अब वो उसके मुताबिक ही करेंगे, उसके बीच में इंटरव्यू तो नहीं कर सकते।
नहीं, वो तो लीगल एडवाइस के लिए गया था मेरा ख्याल है केस, उसके बाद नहीं नहीं उसके बाद क्या है उसकी प्रोग्रेस है केस? हाँ, वो उन्होंने हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ना जी होम सेक्रेटरी को जी कि आप उनकी शिकायतों को सुने जी और उसका निपटारा करें। जी तो वो सुनेंगे, उसका निपटारा करेंगे उनकी शिकायत। जी जी। आप मनोज यादव की एक्सटेंशन के भी फेवर में नहीं थे, उसके रीजन आप भी बता सकते हैं क्या रहे होंगे? क्या कोई व्यक्तिगत डिफरेंसेस थे, या कि आप ये नहीं चाहते थे कि किसी को इस तरह से टाइम के बाद एक्सटेंशन मिले? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अब उनको भेजने की एक पटकथा लिखी जा चुकी है, जैसा कि सुनने में आया है कि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि मुझे अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के विभाग में वापस भेज दिया जाए हरियाणा से। क्या यह देखिए, आपको मनाने उनकी के? जो नियुक्ति हुई थी, जी जी जिसको कि अब उन्होंने अपने पत्र में भी माना है, वो 2 साल के लिए हुई थी। जी जी तो बतौर मंत्री मुझे उस 2 साल का टेन्योर खत्म होने से पहले नया डीजीपी नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करनी थी। जी जी वो मैंने आरंभ की, उससे कुछ लोगों को एतराज हुआ। जी तो उसके अलावा जो बात आ रही है वो मेरे पास तो कोई उनका पत्र आया नहीं है। जी वो सोशल मीडिया में जरूर वायरल हो रहा है एक पत्र जी जो जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने कैरियर को देखते हुए मैं आईबी में दोबारा जाना चाहता हूँ। तो जब वो पत्र आएगा तो उस पर फिर संज्ञान लेंगे उसको। तो आप अगर वो जाना चाहते हैं तो आप उसको देखेंगे, अब उसको पत्र आएगा, अभी तक तो पत्र आया नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि वो अभी यहाँ कंटिन्यू करें, तो अगर मैं मुख्यमंत्री चाहते हैं तो आप भी सहमत होंगे उनकी कंटिन्यूएशन? देखिए, प्रदेश में होता तो वही है जो मुख्यमंत्री चाहते जी। हैं। हम अपनी बात जरूर कहते हैं, लेकिन होता वही है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। तो ये क्या समझा जाए कि एक मुख्यमंत्री बाकी सब संतरी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री मुखिया होता है, तो मुखिया की बात मानी जाती है। जी जी जी। अब एक विधि साहब आरटीआई कार्यकर्ता है प्रदीप रापड़ी, उनकी कंप्लेंट या उनकी मांग पर जो एक इंफॉर्मेशन आई है कि कोविड संक्रमण रोकने के लिए हरियाणा जो है, वैसे तो वैक्सीन के मामले में भी ऐसा आरोप है कि वो पीछे है कि इस मामले में, लेकिन जो दूसरी बात है कि रामदेव की पतंजलि का एक विवादित जो दवा है कोरोनिल, वो कोरोनिल दवा खरीदने के लिए सरकार बहुत ही जैसे उत्साह में, ज़्यादा ही उत्साह में, उसके लिए जो कायदे कानून होते हैं, जिस तरह से टेंडर लेने की बात होती है किसी भी चीज़ के लिए, वो सब ताक पे रख दिए जाते हैं और 5 करोड़ की जो कोरोनिल है वो आधे रेट पर 2,72,70,000 समथिंग, उसमें 72 लाख समथिंग में वो लेकर रख ली जाती है, और वो भी अभी तक गोदामों में पड़ी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास आयुष डिपार्टमेंट भी है जी, और आयुष डिपार्टमेंट में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को खरीदते हैं। जी जहाँ तक कोरोनिल की बात है, उसको केंद्र के आयुष डिपार्टमेंट ने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उसको स्वीकार किया हुआ है। जी। तो वो हमारे जो जितने हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ हैं, उसमें वो इस्तेमाल हो रही है। नहीं, वो तो ठीक है जी, लेकिन ये 17 मई को सीएम साहब जो है वो इनकी खरीद की मंजूरी दे देते हैं, लेकिन आयुष विभाग के मंत्री यानी कि आप स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो 24 तारीख को ट्वीट करते हैं। तो ये क्या, इसमें कोई आपके तालमेल में कमी है क्या, या कि मुख्यमंत्री ज्यादा उत्साहित से आपसे भी ज्यादा? क्या आपको बाद में पता लगा इस बारे में? नहीं, देखो, ट्वीट तो कभी भी किया जा सकता है जी, उसमें तो उसको इस बात से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। लेकिन ये बूस्टर तो, इम्यूनिटी बूस्टर तो और भी बहुत से आयुर्वेदिक में होंगे, तो ये है पतंजलि ही क्यों और टेंडर ही क्यों नहीं, और क्यों नहीं सबको मौका दिया गया? बाकी जो आयुर्वेद की दूसरी फर्में हैं और दूसरी कंपनियां हैं, क्या रामदेव के साथ कोई खास प्यार है? अब उसको ये सारा प्रोसेस की जानकारी नहीं है जी, पता करूँगा क्या कैसे हुआ ये। इसका मतलब अभी आयुष मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसको इस कोरोनिल के बारे में क्या प्रोसेस हुआ, क्या प्रक्रिया हुई, वो उनको खुद नहीं। हाँ, नहीं, मैं पता करूँगा। तो ये राष्ट्रीय खबर की तरफ से ये एक बड़ा समाचार है कि कोरोनिल की जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दवा है वो खरीदी गई हरियाणा सरकार की ओर से, और स्वास्थ्य मंत्री
जो कि हर मामले में बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से फैसले करते हैं, उनको अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, ये हम अपने श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो विषय आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक दो प्रश्न हमारे रह गए हैं कि IM में जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, काउंसिल है, ये जो है कोरोनिल के इसके साथ काफ़ी विवाद भी हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि कोरोनिल जो है उसको ठीक करने के लिए है महामारी को, जो कोविड को। तो ये क्या मतलब ये अब आप कह रहे हो कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है वो? तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जो आयुष मंत्रालय ने इस चीज़ की मान्यता दी है, उन्होंने इसको इम्यूनिटी बूस्टर ही माना है। एक और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बात है कि जो होम आइसोलेशन में मरीज होते हैं उनके लिए हेल्थ किट का आपने ऐलान किया, और उस हेल्थ किट में फर्जीवाड़े के आरोप लगे। आपने खुद कहा था कि एक किट में 4 या 5 हज़ार की जो दवा और चीज़ें जो हैं वो होंगी इसमें। कई लोगों का ये आरोप है, जो मरीज थे उनको जो मिली उन्होंने कहा कि किट के नाम पर 2 मास्क और कुछ दवाइयाँ ही मिली, कोई ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या स्टीमर उसमें नहीं था। इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, जो किट थी उसकी परचेज हमने नहीं की जी, हमने केवल सैंपल बनाए सभी जिलों के उपायुक्तों को देने के लिए कि ये सामान इसमें देना है जी, और उसमें ये दवाइयाँ देनी है, ये इक्विपमेंट देना है, और वो हमने किट बना के सभी डीसी के पास पहुंचा दी जी, उनको पैसे का इंतजाम करवा दिया जी, वो डिप्टी कमिश्नरों ने खरीद कर बनाकर आगे बांटनी थी जी। अगर कहीं पर अनियमितता हुई है जी, तो उसकी जांच करेंगे। आपको अभी तक कोई अनियमितता का कंप्लेंट मेरे आई? पास कोई मामला नहीं। एक विषय निकाय मंत्री के आपके पास, लोकल बॉडी आपके पास है, कुछ जमीनें हैं जो पूरे हरियाणा राज्य में हैं, फैली हुई हैं, वो जमीनों को बेच खरीद का आपका एक आपने प्लान किया है कि उनको जो बेचा जाएगा, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत से जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनकी भी उस पर निगाह रहते हैं। क्या ऐसा कोई फुल प्रूफ काम होगा कि ऐसी कोई इसमें धांधली ना हो? जो ही हमने नीति बनाई है जी, कि 20 साल से ज्यादा जी, जो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर कागज है, जी, वो टेनेंट है, लीज धारक है, जी, या किसी अन्य कारणों से जो कागज है, जी, वो अगर उसका मालिकाना हक देने के लिए वो हमने नीति बनाई है। जी, उसके लिए बकायदा एक पोर्टल बनाया जा रहा है जो 1 जुलाई से फंक्शनल हो जाएगा। जी, तो जो भी संपत्ति का वो लेना चाहता है जी, वो सारे अपने दस्तावेज उस पोर्टल पर भरेगा जी, और सारा ट्रांसपेरेंट काम उसमें होगा, और वो फिर उसके पैसे जमा कराएगा और उसके नाम उसकी रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। ठीक। विषय आपको बहुत ही न्यायप्रिय माना जाता है कि डाउन ट्रॉडन का आप खास तौर पे हेल्प करते हैं। आज भी हमने देखा आपके निवास स्थान पे दर्जनों लोग आए, उन्होंने अपनी शिकायतें रखी और मौके पर ही आपने उनका निदान समाधान भी किया। क्या आपको नहीं लगता कि किसान जो आंदोलन चला रहे हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इधर उत्तर प्रदेश के हिस्से में, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी देर से आंदोलन चल रहा है और उसके साथ आम लोगों का भी जो सहानुभूति है उसका एक आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ के चौराहों पर या दूसरे शहरों के चौराहों पर झंडे लेकर आम लोग भी खड़े होते हैं किसानों के आगे। मैं आपको 2 पार्ट्स में इसकी जानना चाहूँगा इसके बारे में। नंबर 1, क्या उनकी मांगे में कोई आप देखते हैं कोई उचित बात है? नंबर 2, क्या आप ये नहीं समझते कि इस आंदोलन का आने वाले समय में पॉलिटिकली, खास करके आपका पंजाब का खास का क्षेत्र है, इस पे आपकी पार्टी को दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये 2 पार्ट्स में सवाल। देखिए, ये जो बिल की बात कर रहे हैं जी, वो केंद्र सरकार ने बिल पारित किया है जी, और इनकी केंद्र के साथ जी, लगभग 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है। जी, जी,
अब उसमें ये अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रहे, या केंद्र की बात से क्यों नहीं समझ पा रहे, वो तो यही बता सकते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार ने प्रयास नहीं किया। जी। केंद्र सरकार ने प्रयास किया है, वो तो इनकी लीडरशिप बता सकती है कि ये मुकाम तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। जी। प्रजातंत्र में बातचीत से ही समाधान होते हैं। जी। हमारा तो केवल इतना ही कहना है, जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, कि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है। जी। इसमें हर आदमी को आवाज उठाने का अधिकार है, जी। आंदोलन करने का अधिकार है। तभी पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। बॉर्डर के ऊपर हम इनको ये कह रहे राजपुरा से आते हैं हुए कि कहीं पर भी जी। ये कानून को अपने हाथ में ना जी। लें। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं। जहाँ पर ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं या तोड़ते हैं, वैसे इनका अधिकार है, ये आंदोलन करते हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं। शंभू बॉर्डर पे कोई हिंसा होने जा रही थी, जो इतना वहाँ पे तशद्दुद हुआ, उसके बाद हमारा तक होता रहा, फिर बाद में उनको खुली छूट दे देगी शंभू बॉर्डर तक जाने की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन लोग आ रहे हैं, पंजाब सरकार से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि कितने लोग आ रहे हैं, पंजाब सरकार ने इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया जी। और इसलिए इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं। आफ्टर अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था भी करनी होती है जी। तो पंजाब सरकार ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया इस मामले में जी। ये बात है इसमें। जी। अभी साहब, मैं अपनी बातचीत को समापन पे ले जाता हूँ। आपके एक प्रश्न सीधे तौर पे आप चाहूँगा, आप कोई ना कोई अच्छा उत्तर देंगे। डिप्लोमेटिक तो आप है नहीं, मैं जानता हूँ। आप जिस तरह से गब्बर सिंह, तो चलिए किसी फिल्म के तरफ से ले लिया गया शब्द है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप निर्भीक, निष्पक्ष और बहुत ही न्यायप्रिय एक व्यक्ति हैं, एक राजनेता हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता। आपकी ये जो छवि है सरकार के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग मैन की, एक आयरन मैन की, या कहिए लौह पुरुष जैसी एक छवि है, क्या इस छवि से आपका जो संगठन है, आरएसएस है या खट्टर साहब हैं, क्या ऐसा तो नहीं उनको फील हो रहा है कि आप ज़्यादा हावी हो रहे हैं, या आपका कद जो है वो दूसरे किसी लोगों के या दूसरे नेताओं से बढ़ रहा है, और उसको कहीं काटने का प्रयास तो नहीं कोई? देखिए, सभी लोग जो है मेरे से अच्छी तरह से वाकिफ है कि मैं अपनी बात को बेझिझक कहता हूँ। जी। अब बात मैं कहता हूँ, अब वो मानी जाए ना मानी जाए, प्रजातंत्र में सभी की राय मिला के ही बात मानी जाती है। जी। तो ये ऐसा मैं कभी दावा नहीं करता कि जो मैं कह दूँ वही माना जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। जी। कभी हो नहीं सकता। जी। पर हाँ, मैं अपनी बात को कहता जरूर हूँ। जी। उसका आपको लगता है कि कई बार नुकसान भी होता है कहने? नहीं, फायदे नुकसान होते रहते हैं जी। लेकिन प्रजातंत्र में अपनी बात कहकर, और जो फिर मेजोरिटी ओपिनियन होता है उसको माना जाता है, जी। उसको मानते हैं। जी। मेरा अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पद संभालने के बाद अपनी दाढ़ी रखी, लंबी दाढ़ी हो गई। आप भी एक वट वृक्ष की तरह हैं, जैसे वट वृक्ष की जो शाखाओं के द्वारा से जड़ें निकलती हैं, आप भी एक तरह के जैसे घुटे हुए कहते पॉलिटिशियन और बहुत ही मंजे हुए जो राजनेता हैं। और क्या जैसे वो प्रधानमंत्री बने हैं, इस दाढ़ी का कोई ऐसा कमाल होगा कि हरियाणा में आप भी शिखर पुरुष हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दाढ़ी जो रखी हुई है वो 1996 से रखी हुई है। जी। मैं हाई डायबिटिक था जी। तो जब मैं शेव करता था कहीं ना कहीं जख्म हो जाता था, तो उस जख्म को ठीक करने में मुझे कई इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। जी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इस झंझट से छुटकारा पाओ, आप दाढ़ी रख जी। लो। अब कौन क्यों दाढ़ी रखता है मुझे मालूम नहीं जी। है, पर मैंने तो डॉक्टर के कहने पे रखी हुई है। फिर भी आपका क्या, अब आप जिस पद पर हैं इससे संतुष्ट हैं कि, या आपका कोई आगे कोई और लक्ष्य या आपके कोई और सपने हैं जो आप किसी रूप में आप पूरा करना चाहें? मैं सपने नहीं लेता, मैं काम करता हूँ। जी। तो ये थे अनिल विज, एक बहुत ही मजे हुए, बहुत ही वरिष्ठ नेता जो सियासत में या भारतीय जनता पार्टी में कहिए और कैबिनेट में। आज इनसे हमारी चर्चा हुई
इनके मंत्री के रूप में कार्यकलाप के बारे में। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तो इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।